नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एग्जैक्टाइज टीम। मैं हूं देवम एंड जैसा कि हमारा लास्ट वीडियो था सिटीजनशिप में हम बात कर रहे थे। सिटीजनशिप के बारे में हमने आर्टिकल 5, 6, 7, 8 को जाना। आर्टिकल 5 जो था वो डोमिसाइल कहलाता है, आर्टिकल 6 माइग्रेशन, आर्टिकल 7 रिवर्स माइग्रेशन एंड आर्टिकल 8 फॉर फॉरेनर्स या फिर जो हम बाहर से जो लोग थे उस वक्त उनके बारे में। ठीक है, आज हम जानेंगे आर्टिकल 9, 10 और 11। ये आर्टिकल्स थोड़े से अलग है, इसीलिए इनको सेपरेट पढ़ना आवश्यक था। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन। आर्टिकल 9 क्या कहता है? तो आर्टिकल 9 कहता है कि दैट इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज डुअल सिटीजनशिप। एज वी ऑल नो डुअल सिटीजनशिप कहाँ होता है? डुअल सिटीजनशिप यूएस में होता है। इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप का मतलब है वहां पर आपको यूएस की नागरिकता में तो मिलती है, लेकिन आप जिस स्टेट में हो वहां की नागरिकता भी मिलती है। जैसे आप टेक्सास में हो तो आप टेक्सास के भी सिटीजन हो और यूएस के भी सिटीजन हो। लेकिन अगर मान लो आप इंडिया में हो, यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। यू आर एन इंडियन, दैट्स ऑल। अगर मान लीजिए आप आसाम से आते हैं तो एक आसाम की सिटीजनशिप और एक इंडिया की, ऐसा नहीं है। या फिर महाराष्ट्र से आते हैं, एक महाराष्ट्र की सिटीजनशिप और एक इंडिया की, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे एक ही सिटीजनशिप है। यू आर इंडियन, दैट्स इट। सो Article 9 says that India does not recognize dual citizenship. Okay. If any citizen voluntarily acquires the citizenship of a foreign country, then he automatically loses Indian citizenship. यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा बोनस फैक्ट बताता हूँ, though it is not relevant for your examination, but if you know, it will be good. मान लीजिए जैसा कि इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी और देश की नागरिकता मिल गई तो आप कि नागरिकता भारतीय अपने आप ही खारिज हो जाएगी। आपका जो इंडियन पासपोर्ट रहेगा ना, जब आपको दूसरे देश की नागरिकता मिल जाएगी तो उसको सबमिट करना पड़ता है। मान लो आपको लंदन यूके की नागरिकता मिल गई, यू आर सिटीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ओके, गुड। देन यू विल गेट अ न्यू पासपोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, राइट? एंड यू हैव टू सबमिट योर इंडियन पासपोर्ट टू द ऑफिस ऑफ इंडियन दैट पासपोर्ट ऑफिस, या फिर जो यहाँ का ऑफिस है वहां पर आपको अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। मजे की बात यह है कि काफी लोग जमा नहीं करते हैं। क्यों? दोनों पासपोर्ट काम आते हैं? नहीं, दरअसल पासपोर्ट जमा करने पे भी वो फीस मांगते हैं। जैसे कि यूके का है 20 पाउंड्स अराउंड, 20 पाउंड्स अराउंड। तो 20 पाउंड्स आपसे लेंगे, आप पहले 20 पाउंड्स दो, फिर आपका ये हम आपका पासपोर्ट लेंगे। तो लोग बचाने के लिए कि यूं भी तो चली गई है सिटीजन, इसमें कुछ वो नहीं है कि आपको सजा वजा या ऐसा कोई कानून नहीं है, मत दो, नो इश्यूज। तो कई लोग अपना इंडियन पासपोर्ट नहीं देते, अपने पास ही रख लेते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो एट अ लेटर स्टेजेस ही मे अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजन बाय रिनाउंसिंग फॉरेन सिटीजनशिप। जैसे कि एक एग्जांपल, हमारा क्लासिक एग्जांपल है अक्षय कुमार, बॉलीवुड एक्टर। उन्होंने पहले इंडियन सिटीजन थे, कनाडा गए, कनाडा की सिटीजनशिप मिली, फिर आप दोबारा से कुछ समय पहले ही उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप इंडिया से चले गए, दूसरी सिटीजनशिप ले ली तो आपको वापस इंडिया में सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, नो इश्यूज इन इट। तो ये था आर्टिकल 9 आपका, वेरी सिंपल। ओके, लेट्स गेट टू आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 इज वेरी सिंपल। इट डीम्ड टू बी अ सिटीजन continue to be a citizen unless disqualified, give it up। आर्टिकल 10 का ये कहना है कि आप सिटीजन हो, सिटीजन रहोगे भी, अनलेस एंड अनटिल आप डिस्क्वालीफाई ना हो जाओ या गिव नहीं कर दो। डिस्क्वालीफाइड इन द सेंस, जब आप सिटीजन बनना चाहते हो, भारतीय सिटीजनशिप, ये उन लोगों की बात हो रही है जो अभी अब सिटीजन बनना, हम आजाद होके आ गए हैं, है ना। अब हम आज की डेट की बात कर रहे हैं। किसी को सिटीजन बनना है भारत का, तो उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या आप लॉयल रहोगे, क्या आप वहां पर जैसे हमारे से ये विजय माल्या वगैरह टाइप गए लोग, वैसे तो उन देश से घोटाला करके नहीं आ रहे हो, आपके ऊपर कोई चार्जेस तो नहीं है, ये सारी चीजें। अब इनमें से कोई भी चीज गलत अगर उसने बताई है तो अभी तो बच जाओगे, लेकिन आगे चल के आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, या फिर वो खुद ही गिव इट अप कर दे, किसी और देश से उसको सिटीजनशिप मिल जाए एंड ऑल दैट, ऐसे। ठीक है, ये आपका सिंपल सा आर्टिकल 10 था। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट पावर टू डिटरमाइन एक्विजिशन टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल है, पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास सारे सिटीजन्स, क्योंकि उन्होंने ही बनाया ये सब रूल्स एंड लॉ सिटीजनशिप के ऊपर, तो उनके पास था। लेकिन जब सारी लॉज बन गए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया, उन्होंने पार्लियामेंट को पावर सौंप दी
एंड पार्लियामेंट के पास आज पावर है कि वो जिसको चाहे सिटीजनशिप दे, जिसको चाहे सिटीजनशिप ना दे। जी हाँ, अगर मान लीजिए किसी को सिटीजनशिप चाहिए और सारे रूल्स वगैरह सब अप्लाई करके सब फॉलो कर रहा है, इज अ वेरी गुड मैन, बट अगर पार्लियामेंट को नहीं चाहिए, खुद से बोल सकता है वी विल नॉट गिव यू द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये मोनोपोली पार्लियामेंट के पास है, इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, सो दिस वेयर ऑल द आर्टिकल्स, आर्टिकल 9, 10, 11, और हम पिछले वीडियो में आर्टिकल 5, 6, 7, 8 कर चुके हैं। कुछ बोनस अगर इसमें मैं आपको बताऊं तो इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो पूछे जाते हैं यूपीएससी में, जैसे कि एक वर्ड है जस्ट सॉली और एक है जस्ट सैंग्विन। जस्ट सॉली यानी JUSSOLI है ना, मतलब कि देश की मिट्टी का व्यक्ति है ना। इसमें क्या होता है, सिटीजनशिप एक्ट्स या फिर सिटीजनशिप एक्ट ग्रांट्स सिटीजनशिप ऑन लाइक वर्च्यू ऑफ बर्थ और वर्च्यू ऑफ सॉइल। ठीक है, अगर आप भारत की मिट्टी में पैदा हुए हो, ठीक है, आफ्टर 26 जनवरी 1950 और बिफोर 1 जुलाई 1987, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जस्ट सॉली बोलता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स सिटीजन, आपके दोनों पेरेंट्स कहीं के भी हों, इररिस्पेक्टिव कहीं के भी हों, मान लो किसी और देश के हुए, वो श्रीलंका के हुए, वो चाइना के हुए, या फिर वो अमेरिका के हुए, अगर आप भारत की जमीन में पैदा हुए हो 26 जनवरी 1950 के बाद में और 1 जुलाई 1987 के पहले इस टाइमलाइन में, तो आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इंडियन बन जाओगे। दूसरा इसमें है कि बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 1 जुलाई 1987, अगर ऐसा कुछ हुआ कि मान लो बाद में हुआ, इसके बाद क्या, ये इतना टाइम पीरियड का था, तो ऐसे में अगर आपका एक भी पेरेंट इंडियन है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, आप भी इंडियन बन जाओगे। एक भी माता या पिता कोई भी इंडियन है, आप इंडियन बन जाओगे अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो। ये एक जस्ट सॉली का दूसरा एस्पेक्ट है। जस्ट सॉली का एक तीसरा एस्पेक्ट भी है कि अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो 3 दिसंबर 2004 के बाद में, इसके पहले हमने बॉर्न इन इंडिया 1 जुलाई 1987 का करा। 1 जुलाई 1987 से लेकर 2004 तक ये चलता रहा कि कोई भी पेरेंट आपका इंडियन हुआ, आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब 2004 के बाद में अगर आप भारत में पैदा हुए हो, बोथ पेरेंट्स, और one is citizen and other is not an illegal migrant, then you will be Indian। यानी कि या तो दोनों आपके पेरेंट्स इंडियन हो या दोनों में से कोई एक इंडियन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। इलीगल माइग्रेंट इन द सेंस चुपचाप फेंस के नीचे से, जैसे किसी स्टेट का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वेस्ट में कुछ स्टेट्स हैं या कुछ 1-2 स्टेट है जहां पर इलीगल माइग्रेशन बहुत होता है, and I know you must be aware of it, but I cannot directly say on this platform, right? So अगर दोनों पेरेंट्स इंडियन हैं और उनमें से एक या फिर उनमें से एक इंडियन है और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं है, हाँ दूसरे देश का हो चलेगा, लेकिन इलीगल माइग्रेंट है तो भी आप इंडियन बन जाओगे। ठीक है, इसके बाद जस्ट सैंग्विन, ये था जस्ट सॉलिंग। ठीक है, अब जस्ट सैंग्विन यानी JUSSANGUINE, जस्ट सैंग्विन, इसका मतलब है कि सिटीजनशिप एक्ट कैन ऑल्सो कन्फर्स या फिर ग्रांट सिटीजनशिप बाय डिसेंट, ऑल्सो नोन एज जस्ट सैंग्विन। दिस इज एप्लीकेबल टू दोज हु आर born outside India but are connected to India by past age। ठीक है, वही वाली चीज कि मान लो आप इंडिया से कनेक्टेड हो बट अगर विदेश में हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगी उसके ऊपर है। आप डिसेंट, आप डायरेक्टली इंडियन सिटीजन बन जाओगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इंडिया की पैदाइश हो तो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था आप विदेश में हो आज़ादी के समय, ठीक है, एंड आपको ऐसे में सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, तो इस तरीके से आपको सिटीजनशिप मिलेगी। इसका दूसरा एस्पेक्ट एक और है, अगर आप बॉर्न आउटसाइड इंडिया हो
और 26 जनवरी 1950 के बाद में आप भारत के बाहर पैदा हुए हो और 10 दिसंबर 1992 के पहले इस टाइमलाइन में हो अगर 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992, फादर मस्ट बी सिटीजन एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। ठीक है, आप भारत के बाहर पैदा हुए हो, आप अमेरिका में पैदा हुए हो, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद में और 10 दिसंबर 1992 के पहले अगर आपके पिताजी भारतीय हैं तो आप भारतीय ऑटोमेटिकली बन जाओगे। एक और इसका एस्पेक्ट कंडीशन है कि अगर आप भारत के बाहर पैदा हुए हो और 10 दिसंबर 1992 के बाद हुए हो, ठीक है, आपकी पैदाइश 1992 के बाद की है, ठीक है, लेकिन इंडिया के बाहर पैदा हुए, तो ईदर पेरेंट्स आर सिटीजन एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। आपके दोनों माता पिता में से कोई भी अगर इंडियन है तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। थर्ड कंडीशन है कि अगर आप भारत के बाहर पैदा हुए हो 3 दिसंबर 2004 के बाद में, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन विद इन 1 ईयर। इट इज ऑल्सो एक्सटेंडेबल, 1 ईयर पे आप मत जाइए, ठीक है, कि अगर आप बाहर के देश के बाहर पैदा हुए हो तो आप भारत के जो वहां पर ऑफिस है वहां पर जाके अपने आप को 1 साल के अंदर रजिस्टर, मतलब आपके पेरेंट्स रजिस्टर कराएंगे। ऑब्वियसली यू कैन नॉट रजिस्टर योरसेल्फ एट द एज ऑफ 1, बट यस, रजिस्ट्रेशन इज इम्पोर्टेंट। 1 ईयर इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट हाँ 1 ईयर। अब इन दोनों का एक मिश्रण या फिर कहूँ अगर ये दोनों अप्लाई नहीं हो तो भी काफी सारी चीजें के तरीके से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, बट वो बहुत ज्यादा डीप है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा हम, और उसमें डिटेल में जाएंगे। वो मीन्स के लिए भी काफी कारगर साबित हो सकता है, लेकिन आप उसके लिए मुझे बताइएगा, खुल के कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको वीडियो चाहिए मैं जरूर बना दूंगा एंड आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिटीजनशिप। आई होप यू गाइस एंजॉयड, आई होप यू गाइस लर्न समथिंग गुड, एंड इसके बाद आपका सिटीजनशिप नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सिटीजनशिप में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, इसके आगे जस्ट सैंगविन और जस्ट सॉली के भी डीप में कुछ चीजें हैं, वहां से आ सकता है, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। दैट्स फॉर ऑल। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो, एंड विल सी यू इन वेरी नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। Till then, all the very best for your examination, and subscribe to ExactEyes for more such videos.